नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के पॉडकास्ट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसके लिए हमारा स्रोत है एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एम लक्ष्मीकांत एक बहुउपयोगी पुस्तक है परीक्षाओं के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। पिछली क्लास में हमने देखा कि मूल अधिकारों के अंतर्गत हमने समानता के अधिकार को देख लिया था। आज से हम स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, यदि हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, तो आप देखेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसकी बात की गई है। तो बारी बारी से हम इन चारों आर्टिकल को देखेंगे मुख्य रूप से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 जो कि वास्तव में 6 चीज़ों को समाहित करता है, यानी कि इसमें हम 6 बातें पढ़ेंगे। और यही कारण है कि इस आर्टिकल को कहा जाता है कि 6 अधिकारों की रक्षा करने वाला अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि 6 अधिकारों की जो गारंटी है हमारा भारतीय संविधान देता है। तो ये अधिकार हैं जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध रूप से घूमने का अधिकार, इसी तरीके से भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का अधिकार, और छठवां अधिकार है भारत में कहीं भी व्यापार करने का अधिकार या कोई भी व्यापार करने का अधिकार। तो कुल मिलाकर ये 6 अधिकारों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लें दोस्तों कि जो मूल संविधान था उसमें आर्टिकल 19 में 7 अधिकार हुआ करते थे। संपत्ति का भी अधिकार था, जिसमें संपत्ति को खरीदने से संबंधित, उसे अधिग्रहित करने से संबंधित, उसे बेच देने से संबंधित जो अधिकार शामिल था संविधान में शुरू से। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे यहाँ से हटा दिया गया, और मैंने आपको बता दिया था कि संपत्ति का जो अधिकार है वो आर्टिकल 300 का में पहुँचा दिया गया। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान दें कि जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है, जो विदेशी व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ नागरिकों पर लागू होते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण चीज़ जान लें कि ये जो अधिकार हैं आर्टिकल 19 के तहत दिए गए, इन पर जो सरकार है वो प्रतिबंध लगा सकती है, और ये प्रतिबंध लॉजिकल होंगे, युक्ति युक्त होंगे। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि किस आधारों पर प्रतिबंध आर्टिकल 19 के अंतर्गत लगाया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों पर कई आधारों पर प्रतिबंध लगते हैं। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो सबसे पहली बात है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम उन्हें देखते हैं। तो इसके अंतर्गत कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कि प्रत्येक नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाने का, अपने मत को देने का, विश्वास और अभियोग लगाने की शक्ति होती है। या हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वह अपनी अभिव्यक्ति को किसी भी रूप में दर्शा सकता है। आप देखेंगे अभिव्यक्ति का मतलब है जैसे कि आप कुछ चीज़ जानते हैं और उसे दर्शाना चाहते हैं, तो चाहे आप लिखकर दर्शाइए, चित्र बनाकर दर्शाइए, फिल्में बनाकर दर्शाइए, अपनी अभिव्यक्ति को आप दर्शा सकते हैं, किसी भी पक्ष में मत दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप विश्वास और जो है विश्वास के आधार पर अभियोग भी लगा सकते हैं। और ये अभियोग जो होगा, एक तरीके से जो आरोप होगा वो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो इस बात की आपको स्वतंत्रता दी जाती है। साथ ही साथ ध्यान रखें उच्चतम न्यायालय ने इसका विस्तार भी किया और इसके अंतर्गत कुछ अन्य चीज़ें भी समाहित की, जैसे कि आप अपने विचारों को या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार रखते हैं, ये भी इसी दायरे में आता है। जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है दोस्तों, ध्यान रखें प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी तरीके से जो विज्ञापन करने की स्वतंत्रता आती है, व्यावसायिक विज्ञापन करने की, लेकिन नैतिकता के दायरे में रहते हुए, वो भी आप देखेंगे इसी के अंतर्गत है। इसी तरीके से जो फ़ोन को टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, कि फ़ोन का जो आपके फ़ोन होते हैं वो टैप नहीं होने चाहिए, तो वो जो अधिकार है वो भी यही इसी का भाग है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, कि सरकार में क्या चल रहा है, ये चीज़ें जानने का अधिकार भी जो है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है। साथ ही साथ आप देखेंगे किसी अखबार पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये भी जो आपका है इसी के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ प्रदर्शन करने का और विरोध करने का जो अधिकार है वो भी इसी के दायरे में आता है। तो कुल मिलाकर ये सारे जो चीज़ें बताई हैं सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है
उसमें कई चीज़ें समाहित हैं। जिसकी ये एक तरीके से काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा विवादास्पद एक तरीके से आर्टिकल है, और हर साल कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तब सुप्रीम कोर्ट को इनकी द्वारा से व्याख्या करनी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि आखिर इन पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाता है। तो राज्य के द्वारा प्रतिबंध जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ आधारों पर लगाया जा सकता है, जैसे कि भारत की एकता और संप्रभुता को लेकर, साथ ही साथ राज्य की सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ मित्रवत जो देश होते हैं विदेशी देश, उनके साथ संबंधों को लेकर। मतलब आपकी अगर बोलने की जो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भारत सरकार के अन्य देशों के साथ संबंध खराब कर रही है तो इसको रोका जा सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे नैतिकता की स्थापना करने के लिए, कि समाज में नैतिकता बनी रहे, इसलिए भी आपकी अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो न्यायालय होता है उसकी अवमानना नहीं हो, न्यायालय की बुराई नहीं हो, उसकी गरिमा को गिराया नहीं जाए, तब भी आपकी अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है। और ऐसी स्थिति में भी रोका जा सकता है जब आपके किसी अपराध में संलिप्त होने की एक तरीके से गुंजाइश हो। मतलब आपके अभिव्यक्त करने से, आपके कोई भाषण देने से अगर ऐसा लगता है कि कोई अपराध हो सकता है, अपराध की गुंजाइश है, तो इस आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिबंध के क्या आधार हैं। तो ये हुआ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 6 अधिकारों की रक्षा के अंतर्गत या 19वें आर्टिकल के अंतर्गत पहला अधिकार था। अब हम बात करते हैं शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों बहुत आसान है कि भारत के किसी भी नागरिक को बिना हथियार के, या भारत के नागरिकों को हम बोल सकते हैं कि बिना हथियार के, बिना आयुध के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। कहने का मतलब वो सार्वजनिक बैठकों में भाग ले सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये उनका अधिकार है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए ये जो भी काम होगा केवल सिर्फ सरकारी भूमि पर या सार्वजनिक भूमि पर ही होगा, बिना हथियार के होगा। मतलब अगर आप सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं, आप संगठित होते हैं, तो निजी भूमि का उपयोग आप नहीं करेंगे कि आप किसी निजी भूमि पर ऐसा करते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखें ऐसा हिंसा के लिए या एक तरीके से अव्यवस्था के लिए या शांति को भंग करने के लिए भी नहीं किया जा सकता। इसमें एक और चीज़ शामिल है दोस्तों कि आप प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल इसमें शामिल नहीं होती है। आप हड़ताल के अंतर्गत जो है अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप हड़ताल करेंगे तो फिर ये जो है एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। आप देखेंगे इसको भी रखा गया है दायरे में, किस पे भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसमें प्रतिबंध के जो आधार हैं वो है भारत की एकता और अखंडता। मतलब अगर भारत को की एकता को, भारत देश की अखंडता को कोई भी दिक्कत होती है आपके इस तरीके से बैठक करने से, तो फिर आपको ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ इस पर जो है यातायात नियंत्रण के लिए भी लगाई जा सकती है रोक। मतलब आपके इकट्ठा होने से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसको दिक्कत आ रही है, परिवहन को दिक्कत आ रही है, तो आपको रोका जा सकता है। आप जानते भी होंगे कि हमारी जो आईपीसी है उसमें धारा 144 जुड़ी है, और धारा 144 जो न्यायाधीश होता है, मजिस्ट्रेट होता है, उसको अधिकार देता है कि वो कोई भी संगठित बैठक को रोक सकता है। और रोकने के कई आधार होते हैं, जैसे कि मानव जीवन को कोई खतरा हो लोगों के इकट्ठा होने से, जैसे कि आप वर्तमान में देख सकते हैं कोरोना वायरस के कारण, या फिर आप देखेंगे स्वास्थ्य को खतरा हो वही कोरोना वायरस के कारण, या सार्वजनिक जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो, दंगे आदि होने की स्थिति हो, या दंगा आदि भड़काने की स्थिति हो, तो ऐसे जो है लोगों को रोका जा सकता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे एक आर्टिकल, सॉरी, आईपीसी की धारा 141 भी है, उसमें भी इसी तरीके के प्रावधान हैं। तो कुल मिलाकर आप ध्यान रखिए कि आप जो है संगठित हो सकते हैं, शांतिपूर्वक बैठक कर सकते हैं, लेकिन दायरे में आपको रहना होगा। अब हम आते हैं संगम या संघ बनाने का अधिकार। सीधा सा मतलब है कि सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार है। आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, कोई भी आप संगठन का निर्माण कर सकते हैं। ये राजनीतिक संगठन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई क्लब हुआ, कोई व्यापार संगठन भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको इन क्लब आदि को, या हम बोल सकते हैं कि संगठन या जो संघ है बनाने का अधिकार है, उनको संचालित करने का भी अधिकार है। क्योंकि जब संचालित ही नहीं कर पाएंगे, बना के छोड़ दिया, तो कोई मतलब नहीं है इस प्रकार के अधिकार का। लेकिन यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो न्यायालय, जो राज्य होता है, इन पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। कि और प्रतिबंध के आधार क्या होंगे दोस्तों, वही भारत की एकता और अखंडता महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपके किसी भी प्रकार के संगठन बनाने से
भारत की एकता को, अखंडता को कोई भी आघात पहुंचता है तो आपके संगठन को जो है रोका जा सकता है। आप देखते होंगे सरकार कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा देती है अगर लगता है कि इनकी गतिविधियों से देश की एकता क्षतिग्रस्त हो रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे सार्वजनिक आदेश और नैतिकता को बनाए रखने के लिए भी जो है आपके संगठन को बनने से या बनने के बाद उसकी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो श्रम संगठन होती हैं, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि श्रम संगठन की जो मूल भाव करने की शक्ति होती है, या हम बोल सकते हैं कि उनके हड़ताल करने का जो अधिकार है, तालाबंदी करने का जो अधिकार है, वो वास्तव में संगम या संघ बनाने के अधिकार में शामिल नहीं है। कहने का मतलब हड़ताल के अधिकार को हम स्वीकार नहीं कर सकते। अब आता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत अगला अधिकार, जिसे हम अबाध संचरण की स्वतंत्रता कहते हैं। ये कहता है कि देश के किसी भी नागरिक को देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाने का अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति देश के एक भाग से दूसरे भाग में जा सकता है, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है, या एक ही राज्य के एक भाग से दूसरे भाग में जाने का अधिकार है। और दोस्तों आप समझ सकते हैं ये अधिकार क्यों दिया गया है। आप जानते हैं ये दर्शाने के लिए कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है, और साथ ही साथ एक राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देने के लिए भी ये जरूरी है। लेकिन आप देखेंगे इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप देखेंगे कि आम लोगों के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के हित में ऐसा किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर कहीं के लोग हैं जो किसी स्थान में रहते हैं और उस स्थान पर बाहरी लोगों के आने से आप देखते हैं दिक्कत होती है, तो उन लोगों के हित में जो है ऐसा संचरण या लोगों के आने को रोका जा सकता है। इसी तरीके से अनुसूचित जनजातियां होती हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। आप जानते हैं कि अनुसूचित जनजातियों की अपनी सी एक संस्कृति होती है, अपनी एक भाषा होती है, रिवाज होते हैं, तो बाहरी लोगों के आने से ये परिवर्तित हो सकते हैं, एक तरीके से इनमें क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है बाहरी लोगों के प्रवेश को हम जनजातीय क्षेत्रों में रोक सकते हैं। ऐसा होता भी है दोस्तों। आप देखते होंगे जैसे कि अंडमान और निकोबार क्षेत्र में जारवा जनजातियां रहती हैं, उस क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता है। इसी तरीके से आप देखेंगे हम नैतिकता बनाए रखने के लिए या स्वास्थ्य आधार पर भी लोगों को प्रतिबंधित कर सकते हैं किसी क्षेत्र में जाने पर। तो ये चीज़ भी रहती है, जैसे कि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में जाने से रोका जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में आप देख सकते हो जैसे कि कोरोना वायरस से संबंधित जो लोग हैं उनको जो है किसी भी स्थान पर संचित करने से सरकार ने रोक दिया है। अब इसमें आपको दो चीज़ जाननी है कि जो संचरण होता है वो दो तरह से होता है। मतलब इसमें आप देखेंगे अगर हम बात करें संचरण की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, तो इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है आंतरिक संचरण और दूसरा होता है बाह्य संचरण। मतलब देश के अंदर घूमना और देश के बाहर घूमना। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आर्टिकल 19 जो बात करता है वो सिर्फ देश के अंदर घूमने की स्वतंत्रता देता है, जबकि आर्टिकल 21 जो है, जो हम आगे पढ़ेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो अधिकार आप देखेंगे ये अधिकार मुख्य रूप से देश से बाहर जाने के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए संचरण के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं या घूमने के में, तो आप दे सकते हैं कि 19 भी शामिल है और 21 भी। अब हम बात करते हैं निवास करने का अधिकार। तो जैसे संचरित करने का अधिकार था, घूमने का अधिकार था, वैसे ही किसी स्थान पर बस जाने का अधिकार है। मतलब देश के हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। और साथ ही साथ ये जो अधिकार है दो रूप में है। आप अस्थायी रूप से भी कहीं रह सकते हैं, आप स्थायी रूप से घर बनाकर भी कहीं रह सकते हैं। मतलब दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल हैं। और दोस्तों ये वही चीज़ है, मतलब इसका उद्देश्य है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और संकीर्ण मानसिकता को दूर करना। इसके अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध का आधार वही है, आम लोगों के हित में या वहाँ के जो रहवासी हैं उनके हित में जो है निवास करने से रोका जा सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे बाहरी जो लोग हैं जनजातीय क्षेत्रों में रह नहीं सकते हैं, निवास नहीं कर सकते हैं, तो जनजातीय क्षेत्रों में भी जो है रोका जा सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों के रहने पर या घूमने पर भी प्रतिबंध लगाया है। जैसे कि आप देखेंगे पेशेवर जो अपराधी हैं उन पर जो है सरकार के द्वारा रोक लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो कि अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार था और निवास करने का अधिकार था, दोनों ही अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे का विस्तार भी हम इन्हें कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले अधिकार की, जो कि छठवां अधिकार है इस 19वें आर्टिकल के अंतर्गत। तो आप देखेंगे व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता।
तो इसमें सीधा कहा जाता है कि सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने का, किसी भी पेशे को अपनाने का या कोई भी व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। और आप देखेंगे दोस्तों, ये अधिकार बहुत विस्तृत है और कुल मिलाकर जीवन को चलाने के लिए उसको जो आजीविका होती है, आजीविका को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन आपको महत्वपूर्ण चीज़ रूप से जानना है कि सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई भी व्यापार कर सकें। तो ये जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसके दो मुख्य आधार हैं। नंबर एक, कि सरकार कुछ पेशों के लिए ज़रूरी कर सकती है कोई तकनीकी योग्यता या कोई पेशेगत योग्यता। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एमबीबीएस की डिग्री होना चाहिए। वो इस आधार पर वो पेशा नहीं अपना सकता है कि आर्टिकल 19 के 6वें अधिकार के अंतर्गत उसे ये अधिकार मिला है। उसे आप कुल रूप से कह सकते हैं कि पेशेगत रूप से उसे वो योग्यता धारण करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सरकार हो सकती है ये कहे कि कुछ पेशे ऐसे हैं या कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ सरकार ही करेगी और कोई कर नहीं सकता। जैसे कि आप देखेंगे रेलवे आदि, रेल जो है सरकारी चला सकती है, कोई प्राइवेट कंपनियां नहीं चला सकती हैं। अब तो खैर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ये भी क्या है, सरकार ने ये कहा कि कुछ पैसे हम सरकार के लिए संरक्षित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये चीज़ होती है। साथ ही साथ इसमें ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पेशा अपना लें, आप गलत कामों को नहीं कर सकते, गलत कामों से अपना व्यवसाय जो है चालू नहीं कर सकते। जैसे कि आप तस्करी से नहीं जुड़े हो सकते, आप महिलाओं और बच्चों की तस्करी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आप पर देखा जाएगा कि आप पर रोक लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये हमने आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 अधिकारों की रक्षा पढ़ी आज, और इसी तरीके से हम आपको आगे ले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेस बेहतर लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।